सर अब कोलकाता के कई रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है। वहां चाइना टाउन नाम से मशहूर टैंगरा इलाके के कई चाइनीज रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि लोगों में डर है कि चाइनीज रेस्टोरेंट का खाना खाने से कहीं वो कोरोना वायरस के शिकार न हो जाएं। थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि चीन से कई सामान मंगवाते हैं चाइनीज खाना बनाने के लिए यहाँ पे। तो अभी थोड़े दिन के लिए चाइनीज खाना जैसे मंचूरियन, चाउमीन ये सब बंद किया हुआ है। कोलकाता के चाइना टाउन इलाके में बड़ी संख्या में चीनी मूल के भारतीय रहते हैं जो वहां चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हैं। इन रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले मसाले और दूसरी चीजें चीन से आती हैं। इसी वजह से लोगों में डर है कि रेस्टोरेंट में खाने से कहीं वो कोरोना वायरस की चपेट में आकर बीमार न हो जाएं। कोलकाता के चाइना टाउन में जहां रेस्टोरेंट्स के बाहर लोगों की कतारें लगी रहती थीं, वहीं अब लोग यहां आने से कतरा रहे हैं। लोगों को डर है कि चाइना से आ रहे मसाले और सॉसेस के साथ कहीं कोरोना वायरस तो यहाँ नहीं पहुँच रहा। बताया गया कि वीकेंड में इन रेस्टोरेंट में पहले हजारों लोग आते थे, लेकिन चीन में कोरोना वायरस फैलने की खबर के बाद आने वाले लोगों की तादाद 50% तक कम हो गई। हाफ हो चुका है, 40-50% कम हुआ है, क्योंकि लोगों को डर है कि क्योंकि चाइना टाउन है और चाइना है तो इसलिए वहाँ पे भी कोरोना वायरस हो सकता है। पर ये दिस इज कम्प्लीटली अनफाउंडेड। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क किनारे लगे एक बम को नाकाम कर दिया। इस बम को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ की एक टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची, बम को धमाका कर नाकाम कर दिया। बम की सटीक जगह का पता लगाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने डॉग स्क्वाड की मदद ली और फिर बम के बारे में पता चलने के बाद उसे नाकाम कर दिया। थाईलैंड के साकेओ इलाके में पार्किंग में खड़ी एक कार तालाब में गिर गई। गाड़ी खड़ी करने के बाद ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाना भूल गया, जिसके बाद कार आगे बढ़ते हुए एक तालाब में गिर गई। इससे पहले वो कार पार्किंग में दूसरी कारों के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आगे की तरफ लुढ़कने लगी। पार्किंग से आगे बढ़ते हुए कार सामने मौजूद एक सड़क पर पहुंच गई और उसे पार करते हुए सड़क किनारे मौजूद तालाब में गिर गई। तालाब में पानी ज्यादा होने की वजह से कार उसमें पूरी तरह डूब गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। कार के तालाब में गिरने के बाद उसका ड्राइवर वहां पहुंचा और आसपास के लोगों की मदद से कार को निकालने की कोशिश शुरू की। कुछ देर बाद पानी में डूबी कार को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया। एमपी के जबलपुर में एक लड़की स्कूल बस की टक्कर में बाल बाल बच गई। हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूल बस बच्ची को टक्कर मारती दिखाई दी। टक्कर लगने से बच्ची जमीन पर गिर गई। इसके थोड़ी ही देर पहले ये बच्ची अपनी स्कूल बस से उतरी थी। इसी बीच एक और तेज रफ्तार स्कूल बस वहां से गुजरी, बच्ची को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। टक्कर लगने से बच्ची वहां खड़ी एक गाड़ी से टकराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि बच्ची को कोई चोट नहीं आई और वो उठकर खड़ी हो गई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले मसूद अजहर के लापता होने की जानकारी दी थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान ने बहावलपुर में बनाए गए एक सुरक्षित ठिकाने में छिपा कर रखा हुआ। बताया गया कि जिस मकान में मसूद अजहर को ठहराया गया है उस पर बम के हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मसूद अजहर के 3 और ठिकानों के बारे में भी जानकारी दी। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई बैठक में मसूद अजहर के लापता होने की जानकारी दी थी। कर्नाटक के पारंपरिक खेल कंबाला यानी भैंसों की दौड़ में जीतने वाले श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड टूटने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि निशांत शेट्टी नाम के एक दूसरे धावक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और श्रीनिवास गौड़ा से कम समय में 143 मीटर का फासला तय कर लिया। इससे पहले कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा ने पानी से भरे खेत में नंगे पैर होने वाली इस प्रतियोगिता के समय सिर्फ 9.55 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी, जबकि अब दावा है कि निशांत शेट्टी ने केवल 9.51 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की और श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के नाम था, लेकिन अब दावा यह है कि निशांत शेट्टी ने गौड़ा और बोल्ट दोनों को पछाड़ दिया है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ और बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत वापस लेने की मांग की, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए और थाली बजाकर एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का विरोध किया।
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने दिल्ली सरकार की तरह ही सुविधाएं देने की मांग भी की। जैसा कि हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, वही हम सहूलियतें केंद्र सरकार से चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर वो इसी तरह की सहूलियतें हम लोगों को दें। बेंगलुरु में भी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू और एलपीजी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आए। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। This government doesn't care about common people of India. So this is the protest and we want this voice to be heard in the Lok Sabha and Rajya Sabha and wherever it matters. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जामिया यूनिवर्सिटी में चल रहे धरने में शामिल हुए। जामिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना चल रहा है। उन्होंने छात्रों के साथ काफी वक्त गुजारा। सलमान खुर्शीद ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है। बड़ी हिम्मत का काम है। सर्दी में लोग इतने दिन से इस आंदोलन को चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे जो आज़ादी के इतिहास में कभी संविधान के लिए इतनी ज़ोर फ़रोश से इतनी कभी आंदोलन में लोग इतने लंबे समय तक नहीं निकले होंगे। चुनाव आयोग देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल बूथ बनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग और आईआईटी मद्रास इसके लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और देश के कई बड़े शहरों में नेशनल बूथ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके जरिए वोटिंग वाले दिन मतदाता कहीं से भी वोट डाल सकता है। यानी कि मतदान के दिन अगर मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर मौजूद नहीं है तो वो नेशनल बूथ के जरिए दूसरी जगह से मतदान कर सकता है। आईआईटी मद्रास की तरफ से अगले महीने इस प्रोजेक्ट का ट्रायल किया जाएगा, जिसमें नेशनल बूथ बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की खासियत यह है कि अगर कोई ईवीएम की हैकिंग या टैंपरिंग की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की मोहर और कानून में बदलाव के बाद ही इस तकनीक का इस्तेमाल होगा। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आज के कानून में संभव नहीं है। जब सभी लोगों के ऊपर इससे विचार विमर्श होगा, इसका ड्राई रन होगा और जो भी रूल और लॉ में चेंज करना है वो हो जाएगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थ बनाए गए संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय हेगड़े तीसरे मध्यस्थ वहाजत हबीबुल्लाह से भी जाने पर बातचीत कर सकते हैं। ये मध्यस्थ शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से धरने की वजह से बंद रास्ते पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सड़क खुलवाने की मांग पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 मध्यस्थ नियुक्त किए थे, जिनमें वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मुख्य मध्यस्थ बनाया गया है। महाराष्ट्र में एनपीआर लागू करने पर एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव बढ़ गया। कांग्रेस और एनसीपी कई बार एनपीआर का विरोध कर चुकी हैं, क्योंकि वो इसे सीएए और एनआरसी से जोड़कर देख रही हैं। लेकिन शिवसेना की राय उनसे अलग है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुताबिक सीएए, एनआरसी और एनपीआर 3 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए राज्य में एनपीआर लागू करना गलत नहीं है। एनपीए जे आहे ही जनगणना आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या रकान्यामध्ये काय कलमं दिलेली आहेत ती मी एकदा स्वतः बघेन आणि मला वाटत नाही की त्याच्यात सुद्धा काही अडचणीचं असेल, कारण दर 10 वर्षांनी जनगणना ही होत असते। सीएम के इस रुख के बाद शिवसेना और एनसीपी में तकरार बढ़ गई और खुद शरद पवार सामने आए। उन्होंने एक बार फिर एनपीआर के विरोध में अपना पक्ष मजबूती से रखा और ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ है। पार्लमेंटमध्ये आम्ही त्याच्या विरोधी मतदान केले आम्ही विरोध केलेले पक्ष म्हणून आमची जी भूमिका आहे, इथे सरकार म्हणून अद्याप काही आम्ही याचा विचार केलेला नाही। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सीएए के मुद्दे पर भी केंद्र का साथ दिया था और अब उन्होंने एनपीआर के पक्ष में बयान दे दिया है। स्थानीय मुद्दों पर बनी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर टकराव की स्थिति में आ जाती है। पहले सीएए, अब एनपीआर को लेकर शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 मई से महाराष्ट्र में जनगणना का काम शुरू होगा, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस बात से खुश नहीं है और शिवसेना पर फैसला बदलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया और जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ऑपरेशन पूरा हो गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक आदमी पर सरेआम चाकू से हमला करने का पुराना वीडियो वायरल होने पर पुलिस घिर गई, क्योंकि इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बताया गया कि यह वीडियो जनवरी का है, जिसमें हमलावर सरेआम एक आदमी को चाकू मारता दिखाई दिया। वीडियो में साफ दिखा कि उसने लोगों के सामने आदमी पर 2 बार हमला करने की कोशिश की।
मौका पाकर वो आदमी वहां से भाग निकला, लेकिन हमलावर चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। इससे पहले उन दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक बहस भी होती रही। इस हमले में आदमी बुरी तरह घायल हो गया था। आरोप है कि हमलावर ने उस आदमी से पैसों की मांग की थी। एक आया मेरे पास, कहने लगा 1000 रुपए दे मुझे। आया मैं ऐसे ही लेके वैसे सबसे, नहीं तो मैं छुरी मार दूंगा। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन ये भी माना कि वो आरोपी को अब तक नहीं पकड़ पाई है। घटना हुई थी इस तरह से चाकू मारने की, जिसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जो व्यक्ति है वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है। इस वारदात के बाद से वो आदमी और उसका परिवार काफी डरा हुआ है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। यूपी के मऊ में एक स्कूल प्रबंधक ने छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने के तरीके बताए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने स्कूल के सभी छात्रों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए गलत सीख दी और बच्चों को पढ़कर आगे बढ़ने की बजाय परीक्षा में नकल करने के अलग अलग तरीके बताने लगे। आपस में बात करके भी लिख लेना, समझे कि नहीं समझे? कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। मुंह का कौन नकल है? मुंह से बोलोगे कोई नकल है? हद तो तब हो गई जब उन्होंने छात्रों को अपनी कॉपी में रिश्वत के तौर पर पैसे रखने की बात कही। कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न लिखोगे 100 रुपया डाल दोगे, नंबर आँख मूंद करके टीचर देता। क्या मूंद कर कोई जांचता नहीं कि क्या लिखा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तथ्य हम लोग संज्ञान में आया है, इस पर जाँच चल रही है, शीघ्र प्रभावी इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास ठाणे में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि आग की वजह से फैक्ट्री के अंदर रखे ड्रमों में भी धमाके होने लगे। इन धमाकों की वजह से आग तेजी से फैल गई और फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जबकि आसमान में भी काला धुआं छा गया। एक केमिकल कंपनी में आग लगी है और आग कितनी भीषण है आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये आग लगातार जो है वो बढ़ते जा रही है। फायर ब्रिगेड की अब तक यहाँ पर 16 गाड़ियाँ हैं जो पहुँच चुकी हैं। एक के बाद एक कई धमाकों की वजह से आग बगल की एक फैक्ट्री तक पहुंच गई और उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। कंपनी में आग लगा, बाजू वाली में लग गया बाजू कंपनी को आग लगा। हाँ, बाजू वाला आग लगली ना। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठाणे की तरह यूपी के कानपुर में भी एक केमिकल फैक्ट्री भीषण आग की चपेट में आ गई। फैक्ट्री में केमिकल रखा होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलती लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं आसमान में छा गया, जिसे देखने के बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे सभी कर्मचारी भागकर बाहर आ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की करीब 14 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। थिनर की एक फैक्ट्री है, ये थिनर के ड्रम थे यहाँ, तो जो अभी बताया गया लगभग 200 ड्रम के लमसम थे। ये भयंकर आग जिस फैक्ट्री में लगी थी उसके आसपास कई और फैक्ट्रियां भी थीं, जिनमें आग के फैलने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझा ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बैंक में दिनदहाड़े घुसकर 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 लाख रुपए की लूट की। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि 4 बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुए, जबकि उनका एक साथी गेट पर ही रुक गया। बैंक में घुसे बदमाशों में एक ने हेलमेट पहना था, जबकि बाकी गले में गमछा पहने हुए थे। जिनमें 2 बदमाश सीधे कैश काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने बैंक कर्मी से सारे रुपए एक लाल बैग के थैले में रखवा लिए। इस बीच बाहर मौजूद बदमाशों ने लोगों को बंदूक दिखाकर जमीन पर बैठा दिया, जिसके बाद वो कुछ मिनटों में बैंक से कैश लेकर फरार हो गए। वो 2 आदमी घुसे, पिस्टल सटा दिए, बोले कैश क्या, कैश कहाँ? कैश था बाहर में, कैश वो लोग लिए हैं और 2 सब कैश झोला में रखे हैं। एक बैग रखा हुआ था मेरा, वो बैग बोले बैग में रखे हैं और वो वहाँ से निकल गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस बैंक पहुंची और उसने वहां मौजूद बैंक कर्मियों से पूछताछ की। 24 घंटे के अंदर शहर में बैंक लूट की ये दूसरी वारदात हुई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लूट की घटना घटी है, अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा लोग जांच कर रहे हैं इसमें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की एक किताब के कुछ हिस्से सामने आते ही हिंदू आतंकवाद पर सियासत फिर शुरू हो गई। किताब में दावा किया गया है कि 26/11 हमलों के दोषी कसाब को हिंदू लड़के की पहचान देने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए कसाब की कलाई पर हिंदुओं का पवित्र कलावा बांधा गया था। कुछ फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए थे, जिनमें कसाब को हिंदू लड़के समीर दिनेश चौधरी की पहचान दी गई थी। इन दस्तावेजों में उसका पता बेंगलुरु का दिखाया गया था, जिसका मतलब यह है कि अगर अजमल आमिर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो उसे बेंगलुरु का रहने वाला हिंदू लड़का समीर दिनेश चौधरी समझ लिया जाता।
किताब के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे कसाब के हैंडलर चाहते थे कि मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद की एक घटना साबित किया जाए। राकेश मारिया ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुंबई हमलों की जांच की थी और कसाब से पूछताछ भी की थी। पूछताछ में कसाब ने साफ बताया था कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है। लेकिन 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त देश में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा सुर्खियों में था। बीजेपी पहले से कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के जरिए हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाती रही है। इसीलिए राकेश मारिया की किताब के हिस्से सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। इस बार तो बीजेपी का आरोप है कि हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस की थ्योरी का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने करने की कोशिश की। भारत में हिंदू आतंकवाद का शब्द का चयन कांग्रेस के द्वारा होना और आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा भी अपने आतंकियों को हिंदू के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर भेजना, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच तालमेल साफ नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल उस वक्त के गृह सचिव आर.के. सिंह ने किया था, जो मौजूदा दौर में केंद्रीय मंत्री हैं। श्रीमान आर.के. सिंह साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी एमपी है और ऊर्जावान मंत्री है, उन्होंने इस शब्द का उल्लेख किया था। तो वो जीवीएल साहब जिनका आपने उल्लेख किया, उनको अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे पूछ लें कि भैया क्यों किया था, क्या कारण था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की आत्मकथा का नाम लेट मी से इट नाउ है, जो बाजार में आने से पहले ही सुर्खियों में आ गई है। पहलवान सुनील कुमार ने इतिहास रचा। पहलवान सुनील कुमार ने 87 किलो वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के अजाज सालिदिनोव को 5-0 से हराकर भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला गोल्ड दिलाया। स्पेन में नुकसान की भरपाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां की पुलिस ने बल प्रयोग करके हाईवे से हटाया। इंग्लैंड में भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान से हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर आए 200 से ज्यादा हिंदुओं ने CAA लाने के लिए सरकार की तारीफ की। इससे तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा किया। जितने कष्ट थे हमारे इस कानून से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कम कर दिए। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का 1 साल पूरा होने पर प्रयागराज में यात्रियों का चॉकलेट और फूल देकर स्वागत किया गया। कर्नाटक की कलबुर्गी में ऑटो पलटने से गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। जेडीयू से निकाले गए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और आने वाली 20 तारीख से बात बिहार की नाम से अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। उन्हें 29 जनवरी को पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो पहली बार पटना पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेडीयू से निकाले जाने के 20 दिन बाद प्रशांत किशोर जब मीडिया के सामने आए तो वो नीतीश कुमार से 2-2 हाथ करने के मूड में दिखे और उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर जोरदार हमला किया। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न तो ये है कि आप गांधी और गोडसे दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न ये है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलक्कू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने केवल विचारधारा के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि बिहार में विकास के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेरा और 20 फरवरी से बात बिहार की नाम की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। मेरा जो प्रयास है वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल के नजरिए से है। बिहार में वो राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हो, इसके लिए अगले 2 दिन में मतलब 20 तारीख से मैं एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, बात बिहार की। हालांकि इस दौरान प्रशांत किशोर ये जताना नहीं भूले कि वो अब भी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और ये पूरी लड़ाई विचारों की है और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का ये रवैया जेडीयू को पसंद नहीं आया और पार्टी के नेताओं ने उन्हें खरी खरी सुना दी। जब आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है ना, इसी तरह से बात करता है। अगर ये सोचते हैं कि औरंगजेब हैं और नीतीश कुमार शाहजहां हैं जिसको कैद कर दिया गया था, तो ये चाल तो सफल नहीं हुई। प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाले जाने से पहले भी उनके और नीतीश कुमार के बीच जोरदार जंग छिड़ी थी, जिसके बाद उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई थी। नीतीश कुमार पर हमलों के बीच प्रशांत किशोर से नई पार्टी बनाने की अटकलों पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। भविष्य में कोई पार्टी भी बनाएंगे क्या प्रशांत किशोर? फिर वही बात आप कह रहे हैं, उसको आप कितनी बार भी पूछेंगे। मैं अभी क्या करूंगा वो 3 महीने में आपको दिखेगा, पब्लिक डोमेन में होगा। अगर मैं पार्टी बनाऊंगा या किसी की मदद करूंगा तो छुप के तो हो नहीं सकता है, तो आपको उस समय उसकी बात जानकारी दूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चीन में कोरोना वायरस की वजह से भारत में महंगाई नहीं बढ़ने का अनुमान जताया।
There wasn't a worry about price rise from anybody as yet. At least what I heard today was concern about distortion in supply of materials. Today it's coming lean. Sooner there could be a congestion. Those kind of worries were expressed, but not price worries. 15 दिसंबर को हुई हिंसा से जामिया यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है, जिसका बिल यूनिवर्सिटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपा है। बिल में बताया गया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के समय करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का दावा जामिया प्रशासन की तरफ से किया गया है। देखिए, बिल्कुल 2 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है जामिया प्रशासन की तरफ से, लेकिन थोड़ा सुधार करूंगा क्योंकि MHRD को इन्होंने एक अपने नुकसान का आकलन करके भेजा है, तो उसे बिल कहना ठीक नहीं होगा। है कि 2 करोड़ 66 लाख रुपए का सामान इस दौरान तोड़ा फोड़ा गया। कई CCTV वहां पर रखे हुए कंप्यूटर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का सामान, कुर्सी, मेज और बाकी सब चीजें मिला करके जो वहां पर हिंसा हुई थी और जो पुलिस एक्शन हुआ था, उन दोनों में मिला करके करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इन सब का पूरी एक सूची बना करके अपनी इस रिपोर्ट में जामिया प्रशासन ने MHRD को दिया है। बिल्कुल, विक्रांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 2 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है। जो सामान में तोड़फोड़ हुई है उसके बारे में ये जानकारी HRD मंत्रालय को दी गई है। दिल्ली का चुनाव खत्म होने के बावजूद बजरंग बली पर छिड़ा सियासी बवाल नहीं थमा। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया कि वो हर महीने अपने विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पूरे साल का कार्यक्रम अभी से तय भी कर दिया है। सौरभ भारद्वाज मानते हैं कि चुनाव में उनकी मदद बजरंग बली नहीं की। जब जब हम पे संकट आया इस चुनाव में, हनुमान जी ने हमें संकट से उबारा। ये बहस भी शुरू हो गई कि बड़ा हिंदू कौन है। जितने बड़े हिंदू कोई भाजपा समर्थक हो सकते हैं, मुझे लगता है कि उनसे बड़े हिंदू मैं हो सकता हूँ, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गायत्री मंत्र का अर्थ बताने की चुनौती दे दी। सिर्फ गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका अर्थ क्या होता है वो बता दे सौरभ भारद्वाज जी या अरविंद केजरीवाल जी बता दें, लेकिन कहीं से उनको चेक नहीं करना होगा। अगर वो बता देंगे मैं मान लूंगा कि बहुत बड़े हिंदू हैं। दिल्ली की सियासत में बजरंग बली की एंट्री चुनाव के दौरान हुई थी। न्यूज 18 के शो एजेंडा दिल्ली के मंच से अरविंद केजरीवाल ने हिंदू विरोधी होने के आरोपों पर सफाई दी थी और हनुमान चालीसा का एक हिस्सा भी पढ़ा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक इलाके में 70 लोगों के शव बरामद किए गए। बताया गया कि आतंकवादी संगठन ISIS ने इन लोगों को मारकर एक खेत में दफना दिया था, जिनमें ज्यादातर शव सुरक्षा बलों के हैं। इन शवों को 2012 से 2014 के बीच दफनाया गया और ये दमिश्क के जिस इलाके से बरामद किए गए उस वक्त वहां ISIS का कब्जा था। इनमें एक शव महिला का भी है। जांच के बाद इन शवों के सिर में गोलियों के निशान पाए गए। कई शवों के गले में निशान भी थे, जिससे पता चला कि उनका गला घोटा गया। फिलहाल शवों की जांच चल रही है, जिसके बाद उन्हें दफनाया भी जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से बड़े व्यापारिक समझौते की बात कही है। हालांकि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बड़ी ट्रेड डील को बाद के लिए बचाने की बात कही। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होनी है, लेकिन ये अमेरिकी चुनाव से पहले होगी, इस पर कहना मुश्किल है। ट्रंप ने भारत दौरे से पहले एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। We can have a trade deal with India, but I'm really saving the big deal for later on. We're doing a very big trade deal with India. We'll have it. I don't know if it'll be done before the election, but we'll have a very big deal with India. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर ताजमहल का दीदार करने जा सकते हैं, जिसके लिए तैयारी वहां भी चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में खुद जाकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी ताजमहल को देखने के लिए जा सकती हैं। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद को सजाने और संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले उनके स्वागत के लिए अहमदाबाद शहर को सजाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे देखते हुए स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब मोटेरा स्टेडियम की ओर आएंगे तो रास्ते में अमेरिका और भारत की दोस्ती की ऐसी कई तस्वीरें उनकी दीवारों पर यहाँ देखी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ट्रंप और मोदी की तस्वीर U&I लिखा हुआ। इस दौरान दीवारों को सजाने के लिए कई कलाकार काम करते दिखाई दिए। दीवारों पर अमेरिका और भारत की दोस्ती को दर्शाया गया। एक महिला कलाकार डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की तस्वीर में रंग भरती दिखाई दी। ट्रंप और मोदी जी के वेलकम के लिए हमने ये वॉल पेंटिंग बनाई है और क्योंकि अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे पुरानी लोकशाही है और इंडिया जो है वो विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही है। इसके अलावा शहर के दूसरे इलाकों में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कई बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई गई हैं। एक होर्डिंग में दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए, जिस पर गुजराती भाषा में 2 महान देशों का मिलन लिखा दिखाई दिया। एक दूसरी होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ हाथ हिलाते दिखे, जिस पर 2 विराट लोकतांत्रिक परंपराएं एक मंच पर लिखा हुआ था। इस बीच गुजरात के कच्छ में कंदला बंदरगाह पर एक सैटेलाइट फोन मिलने से जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अहमदाबाद दौरे से पहले इस सैटेलाइट फोन मिलने से इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और बंदरगाह पर आने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाने लगी। बताया गया कि एक मछुआरे को एक पैकेट के अंदर ये सैटेलाइट फोन मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को खबर दी। अभी लोकल पुलिस, SOG, सेंट्रल IB, स्टेट IB सब मिल के एक टीम की हिसाब से तहकीकात कर रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद में भी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गईं। ट्रंप साबरमती आश्रम का दौरा भी करेंगे, जिसके लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के कई अधिकारी वहां पहुंचे और सुरक्षा की जांच की। अमेरिकी अधिकारियों के साथ गुजरात पुलिस भी आश्रम में मौजूद रही। साबरमती आश्रम के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए एक टेंट भी लगाया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का अहमदाबाद दौरा कई लोगों के लिए मुसीबत भी बन गया, क्योंकि ट्रंप के भारत दौरे से पहले अहमदाबाद के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। कुछ होटलों में कमरे खाली भी हैं, तो उनका किराया दुगना कर दिया गया। लेकिन मुश्किल की बात यह नहीं है। असल में दिक्कत यह है कि अहमदाबाद में बाहर से आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। होटलों में कमरों का किराया बढ़ा दिया गया है और लोग बढ़ा हुआ किराया देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बुकिंग नहीं मिल रही। 21 और 24 तारीख के बीच में सारी 5 स्टार 4 स्टार होटलें फुल हो गई 100% ऑक्यूपेंसी पे, और उसके कारण आज 25 से 30% रेट का बढ़ावा हुआ है। अहमदाबाद के ज्यादा होटल 27 फरवरी तक फुल हैं। कुछ होटल जो अहमदाबाद से दूर हैं, उनमें भी जगह मुश्किल से मिल रही है। कहा जा रहा है कि होटलों में जो कमरे 10 दिन पहले तक 3000 रुपए में एक दिन के लिए मिल रहे थे, उन कमरों का किराया भी 12000 रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, किराया कई गुना बढ़ने पर भी लोगों को बुकिंग की गारंटी तक नहीं मिल रही। भारत आने के बाद 24 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम जाएंगे। फिर वहां से मोटेरा स्टेडियम तक 13 किलोमीटर लंबा रोड शो करीब आधे घंटे में खत्म करेंगे। इस रोड शो के समय ये काफिला साबरमती आश्रम से सुभाष ब्रिज और फिर डफनाला क्रॉस रोड पर पहुंचेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी का ये रोड शो फिर इंदिरा ब्रिज से भाट और फिर कोटेश्वर महादेव मंदिर होते हुए सीधे मोटेरा स्टेडियम पहुंचेगा। इस रोड शो के समय रूट पर दोनों तरफ 50 स्टेज तैयार किए जाएंगे, जिन पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देखने को मिलेंगी। हैदराबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चाहने वाले ने उनका मंदिर ही बना दिया। वहां वो रोज ट्रंप की पूजा करता है। इस व्यक्ति का नाम कृष्णा ट्रंप लोग पुकारने लगे हैं। कृष्णा ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो उसकी ट्रंप से मुलाकात करवा दे। साथ ही ट्रंप के इस फैन ने पीएम मोदी से अपील की कि वो अमेरिका से रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दें। लोग देवी देवता का पूजा करते हैं, तुम ट्रंप की पूजा कर रहे हो, कभी गांव वालों ने नहीं रोका या आप लोगों ने? नहीं, गांव वालों भी नहीं रुका। वो गांव वाला भी वो बहुत खुशी रहता है। वो अमेरिका वो प्रेसिडेंट है ना, उनको ये प्रतिमा लगेगा ना, उसको अच्छा लगेगा। वो ट्रंप ये घर आने के बहुत अच्छा रहता। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में, ताकि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत में हो, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला करवाया जा सके।
इसी साजिश के तहत बीते कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर गोलाबारी तेज कर दी। इतना ही नहीं, सेना की चौकियों को निशाना बनाने के साथ पाकिस्तानी फौज रिहायशी इलाकों में भी भारी गोलाबारी कर रही है ताकि किसी भी तरह से आतंकियों की घुसपैठ वहां करवाई जा सके और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला किया जा सके। जो दुश्मन है वो हर संभव कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से वो घुसपैठ कर सके, और हमारी जो बॉर्डर पे निगरानी है वो इतनी कामयाब है कि ज़्यादातर उनके मंसूबे नाकाम होते हैं। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बंदरों की समस्या से निपटने के लिए लोगों को पेड़ लगाने की सलाह दी। So you have to put lot of trees. ये मेरा रिक्वेस्ट है हर लोगों से, जहाँ खुला जगह है आप पता करके वहाँ पे पेड़ जरूर लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, छोटा छोटा नहीं। जो 100 साल 200 साल तक रहने वाला पेड़ जो है उसको आप जरूर लगाइए। मथुरा में बंदरों की समस्या सबसे ज्यादा है, लोग यहाँ दूसरे बंदर क्या कहना है? पेड़ लगाए, बंदर का समस्या ठीक हो जाएगा। चीन के चोंगचिन में अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक कंपनी ने खास तरह की मशीनें लगवाई हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ये खास तरह की मशीनें भी शामिल हैं। दफ्तर में घुसने से पहले लोगों को इन मशीनों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे ही लोग इनके भीतर से गुजरते हैं, उन पर दवा का छिड़काव होने लगता है। सामने आए एक वीडियो में कुछ कर्मचारी एक मशीन के अंदर खड़े होकर खुद को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करते दिखे। लोगों पर दवा का छिड़काव करने वाली ये मशीनें दफ्तर के बाहर रखी गई हैं ताकि कर्मचारी अंदर आने से पहले पूरी तरह सुरक्षित हो जाएं। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। ये ड्रोन ऊंचाई से इमारतों और पेड़ों पर दवा का छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि खास तरह के ये ड्रोन सिर्फ कुछ मिनट में ही एक बड़े इलाके पर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसे चोरी छिपे बेचे जाने के मुद्दे पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने पुलिस वालों पर ही सवाल उठा दिए। किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है? और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। अमेरिका के फ्लोरिडा में रेस के दौरान एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। डेटोना 500 नाम की इस कार रेस का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन किया था, जिसके बाद रेस में शामिल तमाम कारें पूरी रफ्तार के साथ ट्रैक पर दौड़ने लगी। लेकिन आखिरी चक्कर खत्म होने से पहले ही वहां एक खतरनाक हादसा हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रेस में शामिल कारें पूरी रफ्तार से दौड़ती नजर आईं। तभी रेस में सबसे आगे चल रही कार अचानक बेकाबू हो गई और एक तरफ को मुड़ते हुए दीवार से जाकर टकरा गई। लेकिन इस बीच पीछे से आ रही एक दूसरी कार ने उसे उड़ा दिया। टक्कर के बाद वो कार हवा में उछलते हुए रेसिंग ट्रैक पर ही पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद भी कार सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान कार से चिंगारियां निकलने लगी और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई। हादसे में कार का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रिटेन के सॉल्सबरी मैदान में भारत और ब्रिटेन के बीच 5वां साझा सैनिक अभ्यास चल रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुए इस साझा अभ्यास का नाम अजय वॉरियर 2020 रखा गया है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस साझा अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं के 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के सैनिक शहरी इलाकों में घुसे आतंकवादियों और आतंकी हमलों से निपटने का अभ्यास करते दिखाई दिए। इसके साथ ही दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुभव भी एक दूसरे से साझा किया। जेटमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के विंस रेफेट ने दुबई में अपने जेट विंग की मदद से अब तक की सबसे ऊंची और तेज उड़ान भरी। विंस की हैरान कर देने वाली इस उड़ान का वीडियो खुद यूएई के क्राउन प्रिंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो जेट विंग की मदद से आसमान में उड़ते नजर आए। इस दौरान वो रिकॉर्ड 5,500 फीट तक की ऊंचाई पर भी पहुंच गए। इससे पहले वो समंदर के किनारे बने एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां जेट विंग पहनने के बाद उन्होंने टेक ऑफ किया। उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तक वो समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर ही उड़ते रहे। ट्रायल में कामयाब रहने के बाद वो दोबारा प्लेटफॉर्म पर लौटे और दूसरी उड़ान की तैयारी शुरू की। दोबारा टेक ऑफ करने के बाद उन्होंने जेट विंग में लगे इंजनों को पूरी ताकत के साथ चालू कर दिया और रफ्तार के साथ ऊपर की तरफ उड़ने लगे। आधे मिनट के अंदर ही वो करीब 5,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने हवा में खतरनाक स्टंट भी किए।
दुबई के ऊपर करीब 3 मिनट तक उड़ान भरने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट खोल दिया और हवा में उड़ते हुए नीचे उतर आए। यूपी के मेरठ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। यूपी के मेरठ में पैरोल मिलने के बाद से फरार 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। मुंबई में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने सोशल मीडिया पर एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो शेयर किया था। मध्य प्रदेश में वीएचपी नेता के हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के किस्ताराम में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। यूपी की बरेली में पुलिस ने लूट, हत्या और चोरी की वारदात में शामिल 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में 200 रुपए के लिए 3 तलाक देने का मामला सामने आया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने मैदान के बाहर भी एक उपलब्धि हासिल कर ली। क्रिकेट के मैदान पर कई रिकॉर्ड बना चुके विराट कोहली ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर हैं। विराट कोहली के बाद प्रियंका चोपड़ा 4 करोड़ 99 लाख फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 करोड़ 45 लाख फॉलोअर के साथ 5वें नंबर पर हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों में पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। मुंबई में धीरेन्द्र शाह नाम के एक बड़े हीरा कारोबारी ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने एक इमारत की 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी। बताया गया कि कारोबार में नुकसान की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में चल रही सियासी तल्खी के बीच कमलनाथ ने सिंधिया पर इशारों में तंज कसा। पिछले कुछ दिनों से सिंधिया लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं और उनकी इस तल्खी को राज्यसभा न भेजे जाने की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलने से सिंधिया खफा हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया की नाराजगी की खबरों को खारिज तो किया, मगर वो इशारों में सिंधिया पर कटाक्ष करने से नहीं चूके। मैं किसी से कभी नाराज नहीं होता, मैं शिवराज सिंह से नाराज नहीं होता। ऐसे में मौके की ताक में बैठी बीजेपी ने भी बिना समय गंवाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी को दबाव की राजनीति से जोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वभाव से आप समझिए बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, इसलिए राज्यसभा में उनको नहीं ले जाया जा रहा है, इसलिए कमलनाथ जी पे दबाव बना रहे हैं। दोनों नेताओं में चल रही सियासी तल्खी के बीच कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक दिन पहले ही एक ट्वीट करके प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने की आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही तनातनी और महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि राय ने सिंधिया का पक्ष लेते हुए उन्हें कांग्रेस से अलग हो जाने की सलाह दे दी। रुचि राय ने सिंधिया के समर्थन में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें माधवराव सिंधिया के कांग्रेस से अलग होने पर बनाई गई पार्टी का जिक्र किया गया। सभी ये चाहेंगे कि हमारे महाराज एक नई पार्टी बनाए। जो हमारे बड़े महाराज थे माधवराव सिंधिया जी, उनकी जो पार्टी थी उगता सूरज, उसको हम लोग उनसे फिर से एक निवेदन करेंगे कि आप उस पार्टी को जीवित करें। ये बात कह देना कि उनमें आपसी तालमेल नहीं है, इस कारण दिक्कत हो रही है, मैं तो ऐसा नहीं मानता। वास्तव में जनता का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कांग्रेस जो सत्ता में लेकर के वो आए हैं। कोलकाता में एक प्रदर्शनी के समय इंसानों से बात करने वाली रोबोट सोफिया को दिखाया गया। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट नागरिक सोफिया को वहां 65 देशों के दौरे के बाद पेश किया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरत से भर गए, क्योंकि हूबहू एक लड़की की तरह दिखने वाली रोबोट सोफिया के हाव भाव और बातचीत का अंदाज बिल्कुल इंसानों जैसा था। प्रदर्शनी के समय रोबोट सोफिया सफेद और लाल साड़ी में लिपटी नजर आई, जिसका ढोल बजाकर और आरती करके स्वागत किया गया। प्रदर्शनी में सोफिया ने दावा किया कि रोबोट कभी भी इंसानों की मानसिक बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रदर्शनी के समय रोबोट सोफिया ने लोगों से मुलाकात की और उनके सवालों के मुस्कुराते हुए जवाब भी दिए। इंसानों की तरह दिखने और बातचीत करने वाली इस रोबोट को 2017 में सऊदी अरब ने नागरिकता दी थी। जामिया नगर में 15 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें जेएनयू छात्र शर्जील इमाम का भी नाम है।
शर्जील इमाम पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है और एसआईटी का दावा है कि उसे शर्जील के खिलाफ कई सबूत मिले हैं जिनकी फिलहाल वो जांच कर रही। एसआईटी ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि वो हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका की भी जांच कर रही। हालांकि एसआईटी हिंसा में जामिया यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र की भूमिका की पहचान नहीं कर पाई। मतलब जामिया नगर में हुई हिंसा के जो 17 आरोपी बनाए गए हैं उनमें जामिया यूनिवर्सिटी से कोई नहीं। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई हिंसा पर जारी घमासान के बीच दिल्ली पुलिस की एसआईटी वहां पहुंची। एसआईटी ने उस लाइब्रेरी में भी जांच पड़ताल की जहां 15 दिसंबर को तोड़फोड़ हुई। इस मामले की जांच के लिए डीसीपी राजेश देव खुद जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम के साथ जामिया यूनिवर्सिटी में जांच पड़ताल की और कई लोगों से मिले। जांच टीम ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात जवानों से भी बात की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जिन हिस्सों में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ था वहां भी जांच टीम गई। अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी हिंसा के 2 महीने बाद जामिया यूनिवर्सिटी पहुंची, वो भी ऐसे समय में जब हिंसा के कई वीडियो सामने आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप लग रहा है।